हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों मैं आज आपके लिए एक और टॉपिक लेकर आया हूं, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। ये जो टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और कंसेप्ट ऑफ मास। बच्चे ये टॉपिक आपने अपने बचपन में 9th और 10th बेसिक फाउंडेशन क्लासेस में काफी अच्छे से पढ़ा भी होगा। आज हम उस चीज को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। एक्चुअली देखो क्या होता है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर की हर बातें आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है। ऐसा कोई भी इसमें बहुत बड़ी कोई नई बात नहीं बताऊंगा। हाँ, उसको बताने के तरीके थोड़े अलग होंगे। यहां पर हम टर्मिनोलॉजीज पे फोकस करेंगे, टर्म्स पे फोकस करेंगे, पर ये सब मैक्सिमम बातें आपने कहीं ना कहीं सुनी होंगी। तो अभी इसको बताने का मकसद क्या है? इसको बताने का मकसद ये होता है कि अब इन बातों के एप्लीकेशंस हम 11th क्लास और 12th क्लास में करेंगे। यहां पर जो आपके सब्जेक्ट जाते हैं वो एप्लीकेशन पे डिपेंड करते हैं। मतलब कि आपका केमिस्ट्री के अंदर जो अभी तक आपने पढ़ा है उसमें क्या सही है क्या गलत है उसको एनालाइज करना, और उसको हम अपनी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस बारे में हम पढ़ने वाले। तो इसीलिए पहले हम क्या करते हैं, बिल्कुल वो बेसिक सी चीजें जो कि हमने शायद 9th 10th पढ़ी थी, कुछ को याद होगी कुछ लोग भूल गए होंगे, तो उसको हम पहले रिवाइज करते हैं। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी या कोई बुक होती पहला चैप्टर क्या देती, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो उसी सम बेसिक कंसेप्ट का सेकंड कंसेप्ट लेकर आया हूं मैं आज आपके लिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और कंसेप्ट ऑफ मास। जिसने भी पहला कंसेप्ट नहीं देखा है बच्चों, ऊपर आई सेक्शन में आपको एक आई में लिंक दिख रही होगी, उस लिंक में आप पहला वाला सेक्शन भी देख सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो में मैं आपसे बहुत ज्यादा नोट्स बनाने के लिए एम्फेसाइज नहीं करूंगा। आपको जो अच्छा लगता जाएगा इस बोर्ड से आप उसको अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। और हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं सभी को, बच्चों वीडियो जब हम देखते हैं तो अपने फोन में, आप फोन में अगर आप देख रहे हो तो लैंडस्केप मोड में कर लो। खैर यूट्यूब वाले जो देख रहे होंगे यूट्यूब में वो तो सब जानते ही हैं। जो ऐप में देख रहे हैं उनके लिए खासकर बच्चे फोन को ना लैंडस्केप मोड में करो, स्क्रीन रोटेट करके। तो उससे क्या होगा, आपको पूरी वीडियो ऐसे लैंडस्केप मोड में देखने मिलेगी और उससे पूरे बोर्ड का क्लियर ग्लैंस देखने मिलेगा आपको। अच्छा, इसके अलावा जैसे अगर हम बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, सबसे पहली चीज एटम के बारे में अगर कोई थ्योरी आई थी तो वो सर जॉन डाल्टन ने सबसे पहले दी थी। किसने दी थी सर? जॉन डाल्टन ने दी थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बेसिकली एक ग्रीक वर्ड जिसका नाम है एटोमोस, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल या फिर इनडिस्ट्रक्टिबल, इस वर्ड को यूज किया। और उन्होंने ये कहा कि भाई जितने भी सब्सटेंसेस हैं इस पूरी दुनिया में वो सब किससे मिलके बने हैं? वो एटम्स से मिलके बने हुए हैं। अब एटम्स से मिलके बने होने के बाद उन्होंने एक कंसेप्ट दिया, बेसिकली इन्होंने एक थ्योरी लिखी। कौन से ईयर में? 1808 ईयर में इन्होंने एक थ्योरी लिखी। थ्योरी में उन्होंने कहा कि नंबर 1 पॉइंट, सारे सब्सटेंसेस या फिर ऑल एलिमेंट्स वो क्या है? आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। सेकेंड थिंग, atoms are indivisible and indestructible। तीसरी बात इन्होंने कही, भाई सबको समझ में आ रही है बातें, कुछ खास एक्सप्लेन करने वाला नहीं है इसमें। सभी सब्सटेंसेस दुनिया में जितने हैं वो सब किससे बने हुए हैं? स्मॉल स्मॉल एटम्स से मिलकर बने हुए हैं। एटम्स जो है ना तो आप इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना ही उनको आप डिवाइड कर सकते हो। तीसरी चीज उन्होंने कही थी कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन एवरी एस्पेक्ट या फिर इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब जो एटम आपका सेम एलिमेंट का होगा तो वो सारे के सारे क्या होंगे? एक जैसे होंगे। वेयर एज डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए जो एटम होंगे वो कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। मतलब कि अगर कॉपर को देखो, कॉपर के सारे एटम ऐसे सब के सब सेम एक जैसे होंगे, लेकिन आयरन के अगर ऐसे हैं मान लो, तो आपके सारे के सारे एटम, ये समझ सकते हैं हम
ऐसे ही होंगे, ये कॉपर के, ये आयरन के आपस में आइडेंटिकल, कॉपर के आपस में आइडेंटिकल, और आयरन और कॉपर के अलग अलग हो गए। ये मैंने खाली एग्जांपल देने के लिए बनाया है बच्चे, ऐसा होता नहीं है, एटम सारे एक से ही होते हैं, लेकिन हाँ अलग अलग सब्सटेंस के एटम्स जो होते हैं उसका मास अलग होता है और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है, इसलिए इस रिस्पेक्ट में बात हो रही होती है। चौथी बात उनने ये कही है कि भाई टू और मोर atoms combine together to form molecules। अच्छा, टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये एक फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में होता है, और मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं हमेशा सिर्फ मॉलिक्यूल्स ही बनाए, वो कंपाउंड्स ही बना सकते हैं। अच्छा, ये जो वो बनाएंगे हमेशा कैसे बनाएंगे, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होने वाले होंगे और तब जाके ये कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे कि हाइड्रोजन, एक एटम हाइड्रोजन अगले एटम हाइड्रोजन से मिला तो क्या बन गया, H2 मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया, H2 मॉलिक्यूल बन गया, ऐसा आपका इन्होंने कहा था। और चौथी इन्होंने बात, पांचवी इन्होंने जो बात कही थी वो ये कही थी, उसको हम बेसिकली कह सकते हैं ये एक तरह का लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ही कहा था। बेसिकली यही बात कही थी, एटम्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल को उन्होंने और ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, और उन्होंने ये कहा था कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी रीअरेंज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। या फिर आप कह सकते हो सिंपल भाषा में कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है या केमिकल चेंज होता है इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ क्या, एटम्स। कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या है, रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। या फिर आप कह सकते हो एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी, ये बचपन में पढ़ते थे अपन, आज थोड़े बड़े हो गए, थोड़े अच्छे टर्म्स पढ़ेंगे हम। तो एटम्स क्या होते हैं भाई, सबसे बड़ी चीज क्या है, केमिकल रिएक्शन जो भी होती है वहां पर सिर्फ क्या होता है, एटम्स का रीअरेंजमेंट हो रहा होता है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है। तो ये पूरे के पूरे क्या थे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स थे। अच्छा, जैसा कि हम सभी जानते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट बहुत सारे जो थे वो गलत भी हुए थे, जैसे कि एटम्स जो होते हैं उसके फर्दर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स उसके अंदर होते हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, जिनको हम प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, या फिर हम कह सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से भी हम जानते हैं इस चीज को। अगली चीज आपकी आती है कंसेप्ट ऑफ मास। देखो भाई, मास का जो कंसेप्ट है वो आज से नहीं है, बहुत पहले से है भाई। जब बार्टर सिस्टम भी था या इस दुनिया में कभी भी कोई भी चीज आई तो भाई हम क्या करते थे, हम वे करते थे। मेजरमेंट करने का एक बहुत बेसिक तरीका था, किसी चीजों को वजन कर लो, उनका वेट ले लो उनका। लेकिन बच्चों एक पता प्रॉब्लम क्या हुई कि जो अर्लियर 17th 18th 16th सेंचुरीज थी, इन सेंचुरीज में हमारे पास ऐसा कोई साधन ही नहीं था कि हम एक एटम का मास निकाल सके। यार बहुत छोटा होता है एटम। आज हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे मेथड है, जैसे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक बहुत शानदार मेथड है। इससे हम क्या कर सकते हैं, एक एटम का, एक यूनिक एटम का डेसिमल की 10th प्लेस तक एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके मास निकाल सकते हैं। खैर आजकल तो इतने अच्छे से मेथड हो गए, डेसिमल की 20th 25th प्लेस तक आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। बट जिस समय की बात मैं कर रहा हूं उस समय ऐसा कोई मेथड नहीं था। तो उस समय लोगों के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, यार एटम तो डिस्कवर हो गया, लेकिन एक एटम का मास क्या होगा। तो एक एटम के मास को डिस्कवर करने के लिए उस समय पर एक कंसेप्ट आया जिसको हम आपने पढ़ा होगा, रिलेटिव मास का कंसेप्ट आया। रिलेटिव मास के कंसेप्ट में क्या किया गया, जैसे आप लोग मान लो सब्जी खरीदने जाते हो, अच्छा ट्रेडिशनल तराजू की बात, वेट बैलेंस, फिजिकल वेट बैलेंस तराजू की बात कर रहा हूं। तराजू, अंग्रेज लोग उसको फिजिकल वेट बैलेंस कहते हैं, अपन देसी लोग अपन तराजू कहते हैं। सब्जी वाले जो आजकल से लॉकडाउन चल रहा, क्वारंटाइन, सबके घर के बाहर सब्जी वाले ठेले में आते होंगे, और जब वो एक अपना फिजिकल वेट बैलेंस निकालता है तो उसमें वो क्या करता है, उसमें वो एक तरफ मान लो आपको आलू खरीदने हैं तो उसमें एक पैन में 2 पैन्स होते हैं, एक पैन में क्या रखता है वो 1 kg का स्टैंडर्ड वेट रखता है, और एक पैन में क्या रखता है वो आपका पोटैटोज रखना चालू करता है। और वो कब रुकता है, जब पैन जिसमें वेट रखा है और जब पैन जिसमें पोटैटो रखी है
वो बराबर पे आ जाए, मतलब ऊपर एक मेजरिंग वाला आपका एक नीडल होता है, वो जब सेंटर पे आ जाएगा तब हम उसको कहते हैं कि भाई हाँ, अब हमारे पास जो अदर पैन है जिसमें पोटैटो रख रहा था उसमें वो क्या है, 1 केजी पोटैटो हो गया। कैसे पता लगा? आपने कंपेयर किया उसको आपके 1 केजी वाले स्टैंडर्ड वेट से। वैसे ही यहां पर क्या किया गया, एक मास को स्टैंडर्ड लिया गया, किसी भी सब्सटेंस के मास को स्टैंडर्ड लिया गया, और स्टैंडर्ड लेने के बाद बाकी सबके मासेस को उससे कंपेयर करना चालू कर दिया गया। शुरुआत जब करी गई थी, जब इस चीजों की शुरुआत करी गई थी, तो शुरुआत करी गई थी हाइड्रोजन से, 1H1। क्यों की गई इससे शुरुआत? रीजन था ये एक लाइटेस्ट एलिमेंट है, इसलिए इससे शुरुआत कर दी गई। अब बच्चों दिक्कत सबको ये आने लगी यार कि ये लाइटेस्ट एलिमेंट है, तुमने ले तो लिया, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि स्टेबल नहीं है ये कैसा है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में अनस्टेबल है। ओपन में रख दो, ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्ट करेगा, ये तुरंत बहुत जल्दी कंबस्ट हो जाता है, इसीलिए लेटर ऑन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया पूरी तरह से, और स्टैंडर्ड लिया गया था 12C, या फिर इसको हम कहते हैं कार्बन 12। ये एक आइसोटोप, एक सबसे बड़ी चीज क्या है, ये एक स्टेबल आइसोटोप है, किसका? कार्बन का। फर्दर स्टैंडर्डाइज करके इसको हमने स्टडी करना चालू किया था। अच्छा, ये जो चीजें थी ये 1961 तक, 1961 पे इसको स्टैंडर्ड लिया गया था, ईयर 1961। उसके पहले तक हाइड्रोजन को ही सब स्टैंडर्ड मानते थे। अब प्रॉब्लम ये आई कि क्या 1961 तक की हुई क्या सारी गणनाएं या सारी कैलकुलेशन गलत हो गई? आंसर है नहीं भाई, वो भी सही है। उसको सही करने के लिए या वो सही चेक करने के लिए ये कहा गया कि एक बात बताइए, 1H1 का मास शुरू में लिया गया था 1। अब प्रॉब्लम ये आई कि यार ये 1 के साथ यूनिट क्या रखें, केजी, ग्राम? नहीं, 1 के साथ यूनिट रखी गई AMU। लेटर ऑन इसको हमने U से रिप्लेस किया। AMU का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। और फर्दर जब इसको U से रिप्लेस किया तो उसको हमने नाम दिया है यूनिफाइड। यह आपकी पूरी का पूरा कंसेप्ट आया था रिलेटिव मास। अब अगला सवाल ये खड़ा हो गया कि भैया ये 1 AMU की वैल्यू कितनी है, तो वो भी कैलकुलेट करके बताया गया कि भाई 1 AMU की जो वैल्यू होगी वो आती थी 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। अब खुद सोचो आप, अगर आपको बार बार 1.66 10 की पावर -24, 3.88 10 की पावर -23 ऐसे नंबर लिखने पड़े तो कितना कठिन हो जाएगी कोई भी कैलकुलेशन। उसको आसान बनाने के लिए इस पूरे नंबर को हमने क्या कर दिया, 1 AMU या फिर 1 यूनिफाइड मान लिया था। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है मन में कि यार ये फिर कार्बन 12 के मास को कितना माना गया, तो 1 एटम ऑफ कार्बन 12 को जो माना गया था वो माना गया था 12 AMU। और जब इससे रिवर्स कैलकुलेशन की गई फिर से हाइड्रोजन की, तो ये बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई, वो 1 AMU से थोड़ी सी चेंज होकर रिवर्स कैलकुलेशन, मतलब पुरानी कैलकुलेशन को वापस जस्टिफाई करने के लिए वो आई थी 1.008 AMU। ऐसे ही ऑक्सीजन की आई थी 15.995 AMU या यूनिफाइड। इस तरह से सभी के अपने अपने रिलेटिव एटॉमिक मासेस आने लगे थे। अब कंसेप्ट 2 आए इसके बाद मास के लिए। सभी ने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से, जिसको जो काम का लग रहा बच्चे नोट करते जाओ, आप वीडियो पॉज करके लगातार कहीं भी जो भी आपको काम की चीज लगती है तो आप अपने काम के लिए नोट कर सकते हो इस सब चीजों को। मैं इसमें कोई भी एम्फसाइज नहीं करूंगी भाई, मैक्सिमम चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, आपको पता है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ये सब भाई बच्चों पक्का पक्का नोट कर लो। कुछ ये ईयर्स है, ये नोट कर लीजिए, 1961 इस टाइप के जो ईयर्स हैं, 1889, 1890, 1890, 1801, इस तरह के जो ईयर्स हैं वो सब नोट कर लीजिए आप।
अब रिलेटिव मास जो आया वो दो तरह में क्लासिफाई हो गया। पहला था आपका रिलेटिव एटॉमिक मास और अगला आया आपका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। मतलब कि कार्बन 12 के कंपैरिजन में आपको क्या करना है, किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकालना है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब मास ऑफ वन एटम एज कंपेयर टू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अच्छा, एक चीज और याद रखना भाई, अगर बात आती है 1 AMU की तो वो क्या होगा हमेशा 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो कभी भी कोई बोलता व्हाट इज एटॉमिक मास, तो आप बोलेंगे मास ऑफ एनी एटम एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अगर मैं बोलता हूं भाई किसी सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस है, एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं, अगर कोई सब्सटेंस जिसका मास है 3 AMU, इसका मतलब क्या है, इट इज 3 times heavier than 1/12 of कार्बन 12 एटम। ये 3 गुना भारी है। 1 AMU से 3 AMU मतलब 3 टाइम्स हो गया, तो ये 1/12 ऑफ कार्बन 12 के मास से 3 गुना ज्यादा हैवी है। ये होता है इसका मतलब। अब भाई आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा आते हैं अपनी चीजों पे। तो भाई अब आपका क्या हो गया, एटम के कंसेप्ट में जब बात की गई तो आया आपका रिलेटिव एटॉमिक मास। ये किसके लिए था, फॉर इंडिविजुअल एटम्स। और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास किसके लिए आया, फॉर मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गई बात। ये आपका आ गया रिलेटिव एटॉमिक मास और ये आपका आ गया रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ये इंडिविजुअल एटम्स के लिए और वो किसके लिए आ गया, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के लिए आ गया। तो ये बच्चों हो गया आपका रिलेटिव मास का कंसेप्ट। अब इसी चीज को आपने लेकिन नहीं कई बार देखा होगा यार, ऑक्सीजन का मास आप क्या लिखते हो, 16 ग्राम। हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम। मोल कंसेप्ट वगैरह में आप जब एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास निकालते हो ऐसा लिखते हो आप। फिर ये ग्राम कब आता है, तो उसके लिए भी आपका कंसेप्ट आया था, इसी के साथ में पैरेलल में कंसेप्ट चला था वो वाला भी, उसको कहा गया था ग्राम एटॉमिक मास। इसको कहते हैं हम ग्राम एटॉमिक मास। ये क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ये हो जाता है आपका ग्राम एटॉमिक मास। वैसे ही अगर आपका मैं कहता हूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तब इस केस में आता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ये आपका हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो भाई जब भी आप रिलेटिव मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करना चालू कर दोगे तो वो कहला जाता है आपका ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब एक कंसेप्ट और आता है जिसको हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। ये क्या होता है, ये एक ऐसा एटॉमिक मास होता है जो कि कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ एनी आइसोटोप ऑफ दैट गिवन एलिमेंट। एग्जांपल या फिर आप पहले समझ सकते हैं, atomic mass calculated on the basis of
परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ isotopes of an element। इसके लिए एग्जाम्पल आप देख सकते हो क्लोरीन। क्लोरीन के बच्चों दो आइसोटोप होते हैं, एक होता है Cl35 और एक होता है Cl37। परसेंटेज अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो Cl35 75.77% मिलता है पूरी दुनिया में और ये मिलता है 24.23% पूरी दुनिया में। तो भाई अब अगर कोई मुझसे बोलता, देखो भाई सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, सारे आपके मैथमेटिकल क्वेश्चंस के लिए आप हमेशा एवरेज एटॉमिक मास यूज करते हो। आप कभी भी वहां पर आप जनरल रिलेटिव एटॉमिक मास वगैरह नहीं यूज करते। मोस्टली कई केसेस में क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास और जनरल एटॉमिक मास सेम होता है जब आपके आइसोटोप, पहली चीज, या तो कोई एक आइसोटोप 99% या उससे ज्यादा हो और बाकी आइसोटोप बहुत कम मिल रहे हो, या फिर दूसरा केस क्या होता है उस एलिमेंट के आइसोटोप्स ही नहीं होते, तब सब मास एक सा आएगा। लेकिन जिन एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं और वो कंसिडरेबल अमाउंट में, अच्छी खासी अमाउंट में मिल रहे हैं, 24.23% कम अमाउंट नहीं होती, तब उस केस में हमको क्या निकालना पड़ता है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ता है। ये तो आपने भी बचपन से पढ़ा होगा, क्लोरीन का मास 35.5 ग्राम या 35.5 एएमयू लेते आ रहे हो, ना कि 35 या 37 एग्जैक्ट लेते आ रहे हो। तो कैसे निकालते हैं हम इसको, हम ऐसे निकालेंगे, देखो भाई, mass average of Cl is equal to 75.77% यानी 75.77 upon 100 multiplied by 35 plus 24.23 upon 100, 24.23% of 37। इसको कैलकुलेट करके आपका आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 35.5 यूनिफाइड, या फिर अगर ग्राम में करोगे तो आएगा 35.5 ग्राम्स। तो बच्चों ये है आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट एवरेज एटॉमिक मास का, या फिर मास एवरेज इसको कहते हैं हम। अगला कंसेप्ट आता है आपका मॉलिक्यूलर मास का। एक बार फिर समझ लेंगे हम मॉलिक्यूलर मास। बच्चों मॉलिक्यूलर मास का एक कंसेप्ट और कहता है, मॉलिक्यूलर मास इज सम ऑफ masses of all the elements present inside a molecule of elements or compound, whatever it is। तो मॉलिक्यूलर मास क्या कह सकता हूं मैं, इट इज सम ऑफ masses of elements present in a molecule। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो कोई मुझसे कहता है फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 मल्टीप्लाई बाय कितने हाइड्रोजन है 2, प्लस ऑक्सीजन का मास 16, कितने ऑक्सीजन है 1, ये कितना आ गया 18 यूनिफाइड, या फिर अगर आप ग्राम में लिखोगे तो आ जाएगा ये 18 ग्राम्स। सेम तरीके से मॉलिक्यूलर मास मीथेन का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम, 12 इंटू 1, बिकॉज कार्बन का मास 12 होता है और वो 1 है, प्लस 1 इंटू 4, हाइड्रोजन का मास 1 लेकिन 4 है, इसलिए कितना हो गया 12 प्लस 4, ये आ गया 16 यूनिफाइड या 16 एएमयू भी कह सकते हैं इसको। ऐसे ही अगर कोई मुझसे कहता है ग्लूकोज का निकालिए, तब उसके लिए क्या करूंगा मैं, 12 इंटू 6 क्योंकि 6 कार्बन है, प्लस
1 इंटू 12 क्योंकि 12 हाइड्रोजन है, प्लस 16 इंटू 6 आपके ऑक्सीजन है। ये जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96, आपको सम करेंगे तो आपका आंसर आएगा 180 यूनिफाइड या फिर 180 ग्राम्स। कैलकुलेशन करते करते मुझे याद है, आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना बच्चों इस चीज को। तो यार ये हो गया आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट किसका, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का पूरा कंसेप्ट हो गया। यहां पर आगे बढ़ेंगे हम, एक कंसेप्ट और छूटता है यहां पर, वो कंसेप्ट क्या है, वो अब आपके लिए नया है और मैं उसके लिए कहूंगा कि बच्चे उसको नोट कर लो, क्योंकि आगे भी मैं इसके बारे में बात करूंगा तो बार बार एक ही चीज एक्सप्लेन करने से बेहतर क्या है, एक बार में समझो और पूरा समझो। क्योंकि देखो टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं, पढ़ाई करो ईमानदारी से, कोई मतलब नहीं टाइम वेस्ट करके। तो भाई अगला एक कंसेप्ट और आता है बच्चों, ये होता है फॉर्मूला मास का कंसेप्ट होता है। यार फॉर्मूला मास के कंसेप्ट को हम कैसे समझ सकते हैं, या फॉर्मूला मास आपका क्या होता है, उस बारे में बात करेंगे हम। यार देखो फॉर्मूला मास, मोस्टली जो फॉर्मूला मास का कंसेप्ट आता है ये मोस्टली हम यूज करते हैं आयनिक सॉलिड्स के लिए। क्या होता है कि जब भी आप आयनिक सॉलिड्स को देख रहे होते हैं तो आयनिक सॉलिड्स के केस में एक फॉर्मूला जो होता है, जैसे मान लो NaCl को देखो, NaCl एक Na एक Cl, लेकिन असल में जब आयनिक सॉलिड आप अरेंजमेंट देखोगे आप उनका, तो वो एक रेगुलर 3D एरे या रेगुलर 3D अरेंजमेंट बनाते हैं। वो कहीं भी एक अलग Na और एक अलग Cl मिलके नहीं बनते हैं। ये क्या करते हैं बेसिकली, जो एक सिंगल NaCl की अगर बात करें तो यहां पर 6 सोडियम के कैटायन और 6 क्लोरीन के एनायंस होते हैं। 6 सोडियम के कैटायन एक क्लोरीन को सराउंड करते हैं और ऐसे ही हर एक सोडियम को 6 क्लोरीन सराउंड करते हैं। तो इस तरह से अगर आप एक यूनिट भी देखोगे, सिंगल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी देखोगे, तो आपको ऐसी मिलेगी 6 NaCl की यूनिट मिलेगी। अब आप क्या करोगे भाई, आप मेथड यूज करोगे और मास निकालना चालू करोगे, तो मास निकालते ही आपको इसका मास जितना भी मिलेगा वो कितना मिलेगा, 6 इंटू 23 प्लस 6 इंटू 35.5, ऐसा मास मिलना चालू होगा। क्यों ऐसा मिलेगा भाई, क्योंकि आपके स्मॉलेस्ट सबसे छोटे जो आपका यूनिट आपने पकड़ी उसमें 6 सोडियम थे और 6 क्लोरीन था, तो इसका जो मास आया वो काफी बड़ा नंबर आएगा भाई। 6 इंटू 23 प्लस 6 इंटू 35.5। यार ये जो नंबर आ रहे हैं आपके, ये नंबर जो है, ये नंबर आपका एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास नहीं आता है, और अगर आप कैलकुलेट इससे करोगे तो आपके सारे के सारे आंसर्स गलत आने वाले। तो इस केस को करेक्शन करने के लिए आपका फॉर्मूला मास आया था। फॉर्मूला मास जो था वो ये देखता है कि यार देखो Na6Cl6, क्या इन जगह से मैं 6 और 6 कैंसिल कर सकता हूं कॉमन लेके, फॉर्मूला क्या निकला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकला है NaCl। आयनिक कंपाउंड के अंदर सिंपलेस्ट फॉर्मूला ही हमेशा लिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको बता दूं मैं, Mg+2O-2, आपने बचपन में पढ़ा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, इसको कभी भी आप Mg2O2 नहीं लिखोगे। क्यों, 2 1 2, 2 1 2, फाइनल फॉर्मूला आपका आएगा MgO। आयनिक कंपाउंड हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही कंबाइन होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आपका मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो NaCl बन गया यहां पर। NaCl का मास कितना आएगा, अब यहां से आपका वो मास आएगा, उसको कहेंगे हम फॉर्मूला मास, और वो आएगा 23 यूनिफाइड प्लस 35.5 यूनिफाइड। 23 प्लस 35.5 इज 58.5 यूनिफाइड। ये आ गया आपका फॉर्मूला मास। एक लास्ट कंसेप्ट था मास का, तो इसी कंसेप्ट के साथ हमारा लेक्चर खत्म हो गया है। अब बच्चों किसी को कोई भी अगर मान लो डाउट होता है या कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी पूछना है, तो आप सभी के पास, जिनके पास मेरा नंबर है वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है नंबर, मेरा नाम है भाई रवि शुक्ला, सब लोग प्यार से मुझे रवि सर बुलाते हैं, कुछ लोग नफरत में भी रवि सर बुला लेते हैं, लेकिन बुलाते सब रवि सर ही मुझे। मेरा मोबाइल नंबर है 7089212222, ये मेरा मोबाइल नंबर है। यही नंबर आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप चाहें तो आप यहां पर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंपल्स एकेडमी का भी पेज है, आपको यार डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उस पेज की, इंस्टाग्राम में आप वहां फॉलो कर सकते हैं मुझे, रवि शुक्ला 19 के नाम से आप इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज की भी लिंक आपको मिल जाएगी कहां पर,
अभी यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो लोग मुझे ऐप में देख रहे हैं भैया वो तो सब जानते ही हैं, जो ऐप में मुझे नहीं देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ भाई कि आपको ये नंबर आप कभी भी कॉल कर, रात 11 बजे से पहले आप कभी भी कॉल कर लो, मैसेज ड्रॉप कर दो। आप इंस्टाग्राम की आईडी में मुझे फॉलो करके आप उसमें मैसेज ड्रॉप कर दो, फेसबुक के पेज में आप अपना डाउट ड्रॉप कर दो मैसेज करके। आप कहीं भी, आपको कोई भी क्वायरी है, ये पूरे का पूरा एक ओपन फोरम, ओपन प्लेटफॉर्म है, आपको उसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा वहां पर मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे ही मैं अवेलेबल होऊंगा मैं तुरंत आपकी क्वायरी को रिस्पॉन्ड करूंगा। अच्छा, कई बार ऐसा भी होगा आपके साथ, आप कॉल कर रहे होगे और मैं आपको कॉल नहीं उठा पाऊंगा, तो उसका रीजन ये समझ लेना यार कहीं ना कहीं फंसा होऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरे कोई दुश्मनी तो नहीं है तुमसे या किसी से भी मैं फोन ना उठाऊं। तो इसके लिए बच्चे आपको मैं कॉल बैक भी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उस पर, या फिर मैं आपको व्हाट्सएप या मैसेज टेक्स्ट पे भी आपको पिंग कर सकता हूं, उसके लिए आप तैयार रहेंगे। और नेक्स्ट थिंग, इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आपके जो भी व्यूज हैं, कोई भी डाउट्स है तो आप यूट्यूब के नीचे कमेंट कर सकते हो। आप बिल्कुल आपके लिए सबसे आसान प्लेटफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक इस चीज को पहुंचाइए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का बेनिफिट ले सकें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।